नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। यदि खबरों की आपकी समझ टीवी मीडिया तक सीमित है तो आपको लगेगा कि आज के दिन की सबसे बड़ी खबर यह है कि एग्जिट पोल में किसकी सरकार बन रही है। 3 दिसंबर तक यही हाल रहने वाला है, तब तक चर्चाओं को नया ईंधन मिल जाएगा। हम भी आपको बताएंगे एग्जिट पोल के बारे में, पर देश में खबर सिर्फ इतनी नहीं है, और भी कई जानकारियां हैं। इसलिए लल्लन टॉप शो में बाकी खबरों का रुख करते हैं, एग्जिट पोल पर बीच में लौटेंगे। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में खुलेआम घूम रहे इस आतंकी को साल 2023 के किसी मौके पर मारने की कोशिश की गई। कोशिश फेल हुई तो अमेरिका की सरकार ने कनाडा वाला रास्ता अपनाया। भारत पर पन्नू की हत्या की कोशिश का दोष मढ़ा और अब वहां पर 2 भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ मुकदमा भी कर दिया गया है। आज के शो में इस पर विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। जानेंगे कौन है निखिल गुप्ता जिसने कथित तौर पर मारने का ठेका दिया, और ये भी कि निखिल को अमेरिका में किसने नौकरी दी। पन्नू का भी कच्चा चिट्ठा खंगालेंगे, उसकी धमकियों के बारे में जानेंगे। पर उससे पहले दिन के कुछ और अपडेट्स। पहला अपडेट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। आज वो भिन्न भिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे थे। कह रहे थे देश में सिर्फ 4 जातियां हैं जिनके सशक्तिकरण के लिए काम किया जा रहा है। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। प्रधानमंत्री के इस बयान का संदर्भ क्या है? विपक्षी पार्टियां लगातार जाति आधारित जनगणना की मांग कर रही हैं। कई राज्यों में जहां विपक्षी दलों की सरकार है, ओबीसी समुदाय को या SC/ST समुदाय को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाकर आरक्षण देने पर या तो विचार हो रहा है या इससे संबंधित आदेश आ गए हैं, और ये माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, खासतौर पर विपक्षी गोलबंदी में। दूसरा अपडेट ये तेलंगाना से है। आज यहाँ विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। राज्य में 119 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में जब चुनाव हुए थे तब क्या नतीजा रहा था? KCR की पार्टी BRS यानी भारत राष्ट्र समिति, इसे तब बहुमत मिला था। 88 सीटों पर जीत कर आए थे। कांग्रेस ने 19 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल की भूमिका हासिल की थी। कांग्रेस के बाद बात करें तो तीसरे नंबर पर पार्टी थी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भाजपा को सिर्फ 1 सीट मिली थी गोशा महल से। यहाँ से बीजेपी के T राजा जीते थे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भी 1 सीट पर जीता था। अब आते हैं साल 2023। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में 3 बजे तक 51.8% वोटिंग हुई। तेलंगाना में मतदान शांतिपूर्ण हुआ, जवाब है नहीं। ये वीडियो देखिए। तेलंगाना के खम्मम शहर से आया है। आपस में जूतम तैयार करते दिख रहे ये लोग कांग्रेस और BRS के कार्यकर्ता हैं। खम्मम के कुसमंची इलाके में वोटिंग चल रही थी। इस दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ऐसी एक तस्वीर जनगांव से भी आई। यहाँ भी वोटिंग के दौरान कार्यकर्ताओं में झगड़ा हुआ। CM KCR की बेटी कविता वो MLC हैं, उन पर भी आज मुकदमा हुआ। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा। कांग्रेस ने आयोग से शिकायत की कि कविता ने हैदराबाद में वोटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए BRS को वोट देने की अपील की। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया। कांग्रेस के आरोपों पर कविता का जवाब भी आया। उन्होंने कहा कि इस मसले को कानूनी तौर पर सुलझाएंगे। बाकी तेलंगाना की फाइनल वोटिंग टैली पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज रूम से हमारे साथी। तेलंगाना में वोटिंग कंप्लीट हो गई है। 64% के करीब मतदान दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक ये थोड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन अब यहां पर जो एग्जिट पोल आए वो कोई BRS को जिता रहा है, कोई कांग्रेस को जिता रहा है। बहुत क्लोज फाइट बताई जा रही है। जीतेगा कौन, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि गांधी परिवार ने जो सबसे ज्यादा ताकत लगाई थी वो तेलंगाना में लगाई थी। तो क्या तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने में सफल होगी? तेलंगाना बनने के बाद क्या BRS पहली बार सत्ता से बाहर होगी? ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 3 दिसंबर तक का इंतजार कीजिए। तीसरा अपडेट जिस पर टीवी मीडिया में खूब हल्ला है, एग्जिट पोल। तमाम पोल और सर्वे एजेंसी इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बना रहे हैं, न्यूज रूम से बता रहे हैं हमारे साथी।
पांचों राज्यों में वोटिंग संपन्न होने के बाद अब बारी है एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल धड़ाधड़ाने शुरू हो गए। अलग अलग चैनल्स ने, अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल किए। सबसे पहले हम इंडिया टुडे ग्रुप, आज तक और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एज बताया जा रहा है, 50 के करीब सीटें कांग्रेस ला सकती है, लेकिन बीजेपी कांटे की टक्कर दे रही है। बीजेपी बहुत पीछे नहीं है। बीजेपी का जो बेंचमार्क रखा गया वो 35 से 36 सीटों से ऊपर जाते हुए 46 सीटों तक जा सकती है, ऐसा मानना है। राजस्थान बड़ा दिलचस्प है। राजस्थान में कांग्रेस की जो अधिकतम सीट दिखाई गई वो 106 दिखाई गई है, जबकि बीजेपी की 100 दिखाई गई है। तो राजस्थान में बहुत कांटे का मुकाबला दिखाया जा रहा है एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में। अब नतीजों में क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन मध्य प्रदेश का जो एग्जिट पोल है उसमें 140 से 162 सीटें एक्सिस माई इंडिया बीजेपी को दे रहा है। टुडे चाणक्य ने 151 सीटें दी हैं, जबकि सी वोटर का जो सर्वे है वो 120 से 137 सीटें कांग्रेस को दे रहा है। तो सूत्रों के साथ साथ एग्जिट पोल भी कंफ्यूज हैं। आखिर में नतीजा क्या होगा ये बड़ा दिलचस्प होगा। तेलंगाना में कोई बीजेपी को, माफ कीजिएगा, कोई बीआरएस को जिता रहा है, कोई कांग्रेस को जिता रहा है। वहां पे भी बहुत कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कांग्रेस की जो आला कमान है, आला कमान ने सबसे ज्यादा, गांधी परिवार ने सबसे ज्यादा ताकत तेलंगाना में लगा रखी थी। नतीजे क्या होंगे ये भी बड़ा दिलचस्प होगा देखना। और उत्तर पूर्व के राज्य मिजोरम की बात करें तो वहां जोरम पीपल मूवमेंट ZPM को एक्सिस माई इंडिया बहुमत देता दिख रहा है। वो उसको कह रहा है कि उसको 40 में से 28 से ऊपर सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस और बीजेपी को वहां कम सीटें मिल रही हैं और बाकी जो वहां का दूसरा अन्य जो क्षेत्रीय दल है उसको भी कम सीटें मिलती नजर आ रही है। तो पांचों राज्यों में बात की रहे तो एग्जिट पोल कमोबेश ऐसी तस्वीर बताते हैं, लेकिन ये अनुमान है, आकलन है। नतीजे इसकी दिशा में भी हो सकते हैं और इससे अलग भी हो सकते हैं। नतीजों का इंतजार कीजिए। 3 दिसंबर की तारीख है और लल्लन टॉप सुबह 7 बजे से सौरभ द्विवेदी होंगे और हमारी पूरी टीम होगी। आपको नतीजे एक एक बारीकी से दिखाएगा, समझाएगा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। ये तो हुए दिन के अपडेट्स। अब चलते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका में न्यूयॉर्क साउथ जिले में जिला लेवल के वकील का एक दफ्तर है, अटॉर्नी ऑफिस। इस ऑफिस ने 29 नवंबर को एक प्रेस रिलीज जारी की। उनके यहाँ दिन था, हमारे यहाँ बीते दिन की रात हो चुकी थी। इस प्रेस रिलीज में 2 व्यक्तियों का जिक्र था। एक व्यक्ति का नाम निखिल गुप्ता उर्फ निक, दूसरे का नाम नहीं लिया गया था, पर रिलीज में उसे CC1 कहकर पुकारा गया। रिलीज में लिखा गया कि कुछ दिनों पहले पन्नू की हत्या की कोशिश की गई थी, वो इसी निखिल गुप्ता और CC1 ने मिलकर की थी। इस प्रेस रिलीज में और क्या कहा गया? साल 2023 की शुरुआत में भारत सरकार के एक कर्मचारी ने भारत और अन्य जगहों पर निखिल गुप्ता के साथ मिलकर अमेरिकी धरती पर एक वकील और एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या की साजिश रची थी। रिलीज में कहीं भी पन्नू का नाम नहीं लिया गया, लेकिन चेन ऑफ इवेंट को देखते हुए लोगों ने मतलब निकाल लिया कि यहाँ जिस राजनीतिक कार्यकर्ता, कथित राजनीतिक कार्यकर्ता की बात हो रही है उसका नाम हुआ गुरपतवंत सिंह पन्नू। रिलीज में और भी बहुत सारे आरोप लगाए गए, इन पर आएंगे। पहले मामले की पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। एक ब्रिटिश अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स। सबसे पहले इस अखबार ने 22 नवंबर को अपनी एक खबर में दावा किया कि भारत ने अमेरिका की धरती पर पन्नू को मारने की कोशिश की। ये बात अभी तक साफ नहीं हो सकी कि भारत ने ऐसा प्रयास किया तो कब किया, किस महीने और किस दिन, इसकी जानकारी नहीं। लेकिन अखबार ने कहा कि हत्या के इस प्रयास को लेकर अमेरिका ने 2 बार भारत के सामने अपना विरोध जताया, सवाल पूछे गए। पहला मौका जून 2023 में पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के ठीक बाद और दूसरी बार सितंबर 2023 में जब G20 के समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आए और पीएम नरेंद्र मोदी से सीधी बातचीत में इसका जिक्र किया। अखबार के मुताबिक एफटी को जानकारी तब मिली जब अमेरिका के सरकारी वकीलों ने न्यूयॉर्क की जिला अदालत में एक सीलबंद लिफाफा फाइल किया। इसमें उस आदमी का नाम भी था जिसने पन्नू को मारने की उनके हिसाब से प्लानिंग की या कोशिश की। उस समय अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस उस सीलबंद लिफाफे की फाइल को ओपन करने पर विचार कर रहा था। ऐसा करने से आदमियों का नाम सामने आता। अब 29 नवंबर की शाम जब निखिल और CC1 का नाम सामने आया तो ये कयास लगाए गए शायद लिफाफे को खोल दिया गया है। लिफाफा खुला तो और भी कहानियां सामने आई और सामने आई वो प्रेस रिलीज जिसका हम जिक्र कर रहे थे। इसमें निखिल गुप्त का नाम एकाधिक जगहों पर तो लिया गया, लेकिन कहीं भी दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया। हर जगह CC1 कहकर पुकारा गया। लिखा गया CC1 ने कई जगह खुद को सीनियर फील्ड ऑफिसर कहकर परिचय दिया। उसने कई लोगों को यह भी बताया कि वो पहले CRPF में पोस्टेड था। CC1 के पास सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी थी। इस सीनियर फील्ड ऑफिसर, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस शब्दों और भूमिकाओं पर ध्यान दीजिए, तभी शायद आप मामला डिकोड कर सकें। और ये सब काम करने में CC1 की मदद कौन करता था? जवाब है निखिल गुप्ता। आगे बढ़ते हैं।
अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक साल 2023 की शुरुआत में CC1 ने पन्नू को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू की। वो तब भारत से ऑपरेट कर रहा था। फील्ड के काम के लिए उसे एक साथी की तलाश थी। मई 2023 के महीने में उसने निखिल गुप्ता से संपर्क साधा। निखिल ये काम करने के लिए तैयार हो गया। निखिल को ये काम करने के लिए एक किलर की तलाश थी जो पैसे ले और पन्नू का काम तमाम कर दे। निखिल ने सूत्रों का इस्तेमाल किया। एक बंदे का कॉन्टैक्ट मिला। उस किलर से जब काम करने के लिए संपर्क किया गया तो वो तैयार हो गया, पर इसी मौके पर निखिल से गलती हो गई। जो किलर था वो असली अपराधी नहीं था, बल्कि अमेरिका में नशे से डील करने वाली एजेंसी ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA का खुफिया एजेंट था। DEO को आप हमारे देश में काम कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बराबर समझ सकते हैं। इधर निखिल DEA एजेंट को अपना पंटर समझकर डील करता रहा। पन्नू के मर्डर का दाम तय हो गया, $1 लाख यानी लगभग 83 लाख रुपए। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक जो आरोप दाखिल किया गया उसमें नोटों के उस बंडल की फोटो भी थी जो एडवांस के तौर पर निखिल ने अपने किलर को पे किया। अपने किलर को नहीं, जो उसने हायर किया किलर उसको। कैलेंडर में जून का महीना लगा। ये वो मौका था जब किसी भी मौके पर पन्नू पर हमला किया जा सकता था। हमले को सफल बनाने के लिए CC1 ने निखिल को कुछ चीज़ें मुहैया कराई। पन्नू का पता, फ़ोन नंबर, दिन भर का शेड्यूल, तस्वीरें। इन चीज़ों को निखिल ने उस किलर को सौंप दिया और एक निर्देश दिया, हत्या जल्द से जल्द होनी चाहिए, पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसके आसपास भारत और अमेरिका के आपसी हाई लेवल के कार्यक्रम ना हो। ध्यान दें, जून 2023 ही वो महीना था जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे, पर निखिल का इशारा क्या PM मोदी के दौरे की ओर था, ये साफ नहीं। ध्यान दें, 18 जून ही वो तारीख थी जब अनजान शूटरों ने कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को मार डाला, और इधर निखिल ने भी अपने शूटर को जल्द से जल्द काम तमाम करने का मोटिव दिया। यही नहीं, निज्जर के मर्डर के अगले दिन यानी 19 जून को निखिल ने अपने शूटर को निज्जर की तस्वीर दिखाकर कहा, ये भी हमारा निशाना था और ये भी कि हमारे पास और भी टारगेट है। पर DEA एजेंट को अपना प्यादा समझकर निखिल ने गलती कर दी। वो 20 जून 2023 को गिरफ्तार हो गया, पर न्यूयॉर्क में नहीं, न्यूयॉर्क से लगभग 6500 किलोमीटर दूर चेक रिपब्लिक में उसे गिरफ्तार किया गया। उस पर मर्डर फॉर हायर और मर्डर फॉर हायर की साजिश रचने की धाराएं लगाई गई। मर्डर फॉर हायर यानी सुपारी देकर मर्डर करवाना या उसकी कोशिश करना। हम फिर से बता दे रहे हैं कि हम ये सारी बातें अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के आरोप पत्र के मुताबिक आपको बता रहे हैं। अभी इसमें कुछ भी सत्यापित नहीं हुआ है, पर हमें ये जानना चाहिए कि विदेशी धरती पर किसी अदालत में हमारे देश के नागरिक पर या नागरिकों से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर किस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं। आप ये पूरी कहानी देखे सुने तो आपको एक बात समझ में नहीं आए शायद। बात यह कि निखिल एक दिन पहले अपने शूटर को पन्नू के मर्डर का ब्रीफ दे रहा था, तो एक दिन के भीतर इतनी दूर जाकर अरेस्ट कैसे हुआ? अमेरिका से उड़कर यूरोप गया और गिरफ्तार हो गया, या उसे गिरफ्तार करके यूरोप ले जाया गया? इन सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। ताज़ा खबरों के मुताबिक निखिल अभी भी चेक रिपब्लिक की जेल में बंद है और अमेरिका जाने का, डिपोर्ट होने का इंतजार कर रहा है। चूँकि अमेरिका और चेक गणराज्य में प्रत्यर्पण संधि है, यानी वो एक दूसरे से अपने देश के अपराधियों का लेन देन कर सकते हैं, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही निखिल की ज़मीन बदलकर अमेरिका हो सकती है। अमेरिका आ गया और केस अगर वो हार गया तो उसे 10 साल जेल के पीछे गुजारने होंगे। और CC1 का क्या, अभी खबर नहीं है। खबरों के मुताबिक अमेरिका इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। उसने कई बार भारत के सामने इस केस को उठाया। टाइमलाइन देखिए, जुलाई 2023 एसोसिएटेड प्रेस की खबर के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऑफिस को इस केस के बारे में सबसे पहले जुलाई 2023 में पता चला। फिर जुलाई 2023 में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने भारत के NSA अजीत डोभाल से संपर्क किया, केस के बारे में बताया। सुलिवन ने डोभाल से आग्रह किया मामले की जांच करें, दोषियों को जिम्मेदार ठहराएं। ये भी साफ कहा अमेरिका चाहता है कि ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि इससे दोनों देशों के आपसी भरोसे पर असर पड़ता है, कमज़ोर पड़ता है। फिर अगस्त 2023 जो बाइडेन इस बात से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स से कहा कि वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख से इस केस के बारे में बात करें। सितंबर 2023 G20 के समय बाइडेन भारत आए। उनकी और PM मोदी के बीच इस केस को लेकर बातचीत हुई। फिर सितंबर 2023 में ही भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर अमेरिकी यात्रा पर गए और उनकी सुलिवन के साथ बातचीत हुई। अगले महीने यानी अक्टूबर में अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर एवरिल हैंस भारत आए। भारतीय अधिकारियों के साथ उन्होंने जानकारी साझा की ताकि इस केस की आंतरिक जांच पूरी हो सके। आप ध्यान दें, बार बार अमेरिका भारत के सामने इस बात को उठा रहा है, गंभीरता बनाकर। इधर निखिल और CC1 पर केस चलने के बाद जब एसोसिएटेड प्रेस ने व्हाइट हाउस से संपर्क किया तो उन्होंने कोई कमेंट करने से मना कर दिया। यानी व्हाइट हाउस भी इसमें सीक्रेसी मेंटेन कर रहा था, क्योंकि दोनों देशों के आपसी अच्छे रिश्तों की बात थी। लेकिन व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन, उन्होंने एक बात कही, जब हमें ये पता चला कि भारत सरकार के एक कर्मचारी के कहने पर एक हत्या की प्लानिंग की गई थी तो हमने इस सूचना को गंभीरता से लिया और भारत सरकार से हाईएस्ट लेवल पर बात करके अपनी चिंता जाहिर की। हाईएस्ट लेवल। ताज़ा अपडेट क्या है, भारत सरकार का रिस्पॉन्स जानते हैं।
पहला रिस्पांस 29 नवंबर को अपडेट आने के पहले ही आ चुका था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था, भारत ने मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर गौर करने के लिए 18 नवंबर को एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। पहले कह चुके हैं, द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर अमेरिका के साथ चर्चा के दौरान अमेरिकी पक्ष ने संगठित अपराधियों, बंदूक चलाने वालों, आतंकवादियों और अन्य लोगों के बीच सांठगांठ से संबंधित कुछ जानकारी साझा की थी। बता दें, भारत ने 22 नवंबर की रात भी बयान जारी कर कहा, अमेरिका द्वारा साझा की गई जानकारी को भारत गंभीरता से लेता है। जब अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज सामने आई तो उसके लगभग 14 घंटे बाद अरिंदम बागची का आज भी बयान आया। उन्होंने कहा, अमेरिका की अदालत में जो भारतीय अधिकारी से जुड़ा एक केस हुआ है वो चिंता का विषय है। ये हमारी नीतियों के खिलाफ है। ये एक गंभीर विषय है, इसलिए हमने एक हाई लेवल जांच का भी आदेश दिया है। अब सवाल आता है, इस कहानी के मुख्य पात्र को जानने का। कौन है ये पन्नू आतंकवादी? क्या है इसके कारनामे? पन्नू पंजाब के अमृतसर के गांव खानकोट का रहने वाला है। उसने शुरुआती पढ़ाई के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद न्यूयॉर्क के टूरो लॉ कॉलेज से मास्टर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्ड से MBA की डिग्री ली। इसके बाद वो कनाडा चला गया। वहाँ जाते ही वो कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया जो उसको रेडिकलाइज करने में सफल रहे। वो सिख समुदाय के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग करने लगा। उसे साथ मिला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का। इसी क्रम में उसने साल 2007 में नींव रखी अपने संगठन की और नाम रखा सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ। इसका एजेंडा साफ था, सिखों के लिए अलग देश की स्थापना। लेकिन ये एजेंडा चलाने के लिए SFJ ने जो रास्ता चुना वो हिंसा और आतंकवाद का था। हिंसा फैलाने के लिए जानकार बताते हैं कि SFJ ने अपने तरीकों को खुलकर सामने नहीं रखा। कनाडा के पत्रकार टेरी मिलेबस्की ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि पन्नू ने लोगों को SFJ का एजेंडा बताया। बुलेट नहीं बैलेट यानी गोली नहीं वोट। लेकिन संवैधानिक लोकतंत्र की वकालत करता ये मोटो सिर्फ दिखावा था। पीछे तमाम हिंसक संगठनों से हेल्प ली जा रही थी। ऐसे एक संगठन ISI का नाम तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। गुरपतवंत आज भी ISI के संपर्क में है। पन्नू और ISI मिलकर पंजाब के सीमावर्ती गांवों में ड्रोन से ड्रग्स और हथियार गिराते हैं। पंजाब को नशे और अपराध में लिप्त करते हैं। वो रहता है मूलतः अमेरिका में। उसने वहाँ की नागरिकता भी ले रखी है, कनाडा की भी, डुअल सिटीजनशिप, यानी कनाडा भी आना जाना लगा रहता है। कनाडा में अपने सारे काम धाम के लिए उसने एक दफ्तर भी खोल कर रखा है। दफ्तर का नाम है शहीद तलविंदर सिंह परमार वोटर सेंटर। ये शहीद तलविंदर सिंह कौन है? तलविंदर सिंह परमार बब्बर खालसा का आतंकवादी था। उसने अपने दोस्त इंदरजीत सिंह रियाद के साथ मिलकर 23 जून 1985 को कनाडा के मॉन्ट्रियल से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में बम धमाके किए थे। इस धमाके से प्लेन में सवार सभी 329 लोग मारे गए थे, जिसमें 268 कनाडाई नागरिक, 27 ब्रिटिश नागरिक और 24 भारतीय नागरिक शामिल थे। इसके अलावा पन्नू के ऑफिस के नाम में लगे वोटर सेंटर की कहानी भी जाननी चाहिए। वोटर सेंटर का मतलब एक रेफरेंडम सेंटर यानी जनमत संग्रह का केंद्र। मकसद सिख खालिस्तान की स्थापना के लिए एकजुट होकर वोट करें। ऐसे देखें तो पन्नू के ऑफिस का मकसद साफ है। ये तो हुई आतंकवादी की गतिविधि। अब भारत सरकार की गतिविधियों पर, कार्रवाइयों पर बात करते हैं। साल 2019 में भारत सरकार का एक्शन शुरू हुआ। SFJ को एक प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया। फिर 2020 में भारत सरकार ने गुरपतवंत पन्नू को UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया। जुलाई 2020 में ही पंजाब पुलिस ने अमृतसर और कपूरथला में उसके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया। उसके बाद NIA ने UAPA एक्ट 1967 की धारा 51A के तहत अमृतसर स्थित उसकी अचल संपत्तियों को जब्त किया। लेकिन इस कार्रवाई का असर उस पर नहीं हुआ। वो कभी ऐलान करता कि किसानों को दिल्ली में प्रोटेस्ट के लिए वो $1 लाख यानी 83 लाख रुपए देगा। कभी ऐलान करता इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि यानी 31 अक्टूबर पर खालिस्तान का झंडा फहराने के लिए स्टूडेंट्स को iPhone देगा। बात ये, स्टूडेंट किसान बार बार गुरपतवंत के इस फालतू के लालच को मारने से मुंह फेरते रहे, आगे भी फेरते रहेंगे। पन्नू पर केस के बाद केस दर्ज होते रहे। 6 जुलाई 2017 से लेकर 28 अगस्त 2022 तक आतंकवाद और देशद्रोह सहित विभिन्न धाराओं में कुल 22 मामले दर्ज किए गए। ये सभी मामले केवल पंजाब में दर्ज हैं। अब 2023 का क्राइम चार्ट देखते हैं। आपको ध्यान होगा, कनाडा में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद सितंबर के महीने में भारत कनाडा में तनाव हुआ। इसी तनावपूर्ण स्थिति में पन्नू ने ऐलान किया कि गैर सिख भारतीय कनाडा छोड़ दें, अन्यथा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, यानी नागरिकों को धमकी दी। इस पर स्थानीय सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। नवंबर 2023 में फिर उसने सिखों से अपील की कि वो वर्ल्ड कप फाइनल के दिन यानी 19 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एयर इंडिया के विमान से यात्रा न करें। धमकी कि उनकी जान को खतरा है। लोगों ने अनुमान लगाया पन्नू प्लेन को बम से उड़ाना चाहता है। क्यों ऐसा अनुमान लगाया? जवाब हमने आपको पहले दिया। 1985 की एयर इंडिया बॉम्बिंग के मुख्य आरोपी तलविंदर सिंह का वो समर्थक है और वो ऐसा ही कोई चैप्टर रिपीट करने के मंसूबे पाल रहा है। हालांकि फाइनेंशियल टाइम्स अखबार से बातचीत में उसने तब सफाई दी कि उसका मकसद हिंसा करना नहीं था। हालांकि सुरक्षा एजेंसी को पता चला कि पन्नू ने किसी स्तर पर तैयारी भी की थी, क्योंकि 19 नवंबर के दिन ही दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो अलग अलग जगहों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिख रहा था, रैकी कर रहा था। पुलिस ने पूछा तो उसने इतना खुलासा जरूर किया कि उसे ऐसा करने का ऑर्डर गुरपतवंत ने दिया था। ये तो हुई उसकी कहानी।
अपने मर्डर की कोशिश पर उसने क्या कहा। एसोसिएटेड प्रेस से बातचीत में बोला कि मैं मौत से नहीं डरता, अगर खालिस्तान का प्रचार करने की यही कीमत है तो मुझे एक कीमत मंजूर है। निज्जर का जिक्र करते हुए पन्नू ने कहा कि भारत ने साबित कर दिया है कि वो हिंसा और गोलियों का हमें रोकने के लिए सहारा लेगा। पन्नू के बाद अब रुख करते हैं एक्सपर्ट्स का। आपको सुनने में चीज़ें फिल्मी लग रही होंगी कि एक एजेंट शूटर हायर करके अपने टारगेट को मौत के घाट उतारना चाह रहा है। भारत पर कनाडा और अमेरिका ऐसे मर्डर की प्लानिंग के आरोप लगा चुका है। भारत मना करता है, कहता है ये हमारा तरीका नहीं है। कौन सी कहानी सच है, कौन सी फिल्मी हमारा तरीका ये नहीं है, तो क्या है, सुनिए। जो एपिसोड जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, इसकी काफी लार्जर डायमेंशंस है। एक तो वो है कि जो आपने बताया कि ये एक बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवी की तरह लगता है, लेकिन वो नहीं। आप इसे लार्जर पिक्चर में देखिए, और लार्जर पिक्चर ये है कि हर इंटरनेशनल फोरम पे अमेरिका भारत के साथ आवाज से आवाज मिलाकर आतंकवाद के खिलाफ, सेपरेटिज्म के खिलाफ, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, इन सब चीजों के बारे में बात करता है और सहयोग करने की बात करता है। और दूसरी तरफ अमेरिका की धरती पे एक भारत की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पन्नून को खुलेआम घूमने की इजाजत है। न सिर्फ घूमने की इजाजत है, बल्कि भारत की अखंडता के खिलाफ बात करने की बात करता है। वहां वो सो कॉल्ड रेफरेंडम कराने की बात करता है, जिसमें भारत के टुकड़े करके खालिस्तान बनाने की बात की जा रही है। और अभी हाल ही में जो उसने एक पब्लिक स्टेटमेंट दी है, जिसमें वो सिखों से ये कह रहा है कि आप एयर इंडिया को बैन करिए क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो इस तरह के इंसान को आप खुलेआम अपने देश में स्वतंत्रता देते हैं, तो ये तो आपके डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज करता है। एक तरफ आप कहते हैं कि आपकी भारत के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है और आप चाहते हैं कि हम आपके साथ मिलकर दुनिया में चाइना को कंटेन करने की दिशा में काम करें, या बहुत सारे दूसरे क्षेत्र हैं जिसमें हम आपके साथ मिलकर काम करें। और यहाँ आप हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ एक इंसान को ना सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई लगाम नहीं डाल रहे हैं, और उल्टा हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। एक ऐसा इल्जाम जो भारत की पॉलिसी के खिलाफ है। ऑब्वियसली अगर आप इसे देखने लगे तो काफी एक थ्रिलर टाइप लगता है, बट असाइड फ्रॉम मेरी क्या प्रतिक्रिया है या मैं क्या सोचती हूँ इसके बारे में, ये अब एक कोर्ट डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट नाउ, रिलीज भी हो चुका है ये डॉक्यूमेंट। जो इंडाइटमेंट आप पढ़ेंगे, काफी सीरियस जो है नेचर ऑफ चार्जेस है इसमें। इसीलिए जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भारतीय सरकार का जो रिएक्शन रहा है इसको लेकर, इस इंडाइटमेंट, इस डॉक्यूमेंट को लेकर, काफी उन्होंने जिस तरह से इसे डिस्क्राइब किया है, एक तो कहा है मैटर ऑफ कंसर्न कि आप एक इंडिविजुअल को एक इंडियन ऑफिशियल के साथ लिंक कर रहे हो, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। और जो दूसरी बात बहुत ही कड़े शब्दों में भारत ने कहा है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो अरिंदम बागची ने कहा है, जो एमईए के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि दिस इज कॉन्ट्ररी टू इंडियन गवर्नमेंट्स पॉलिसी कि हम किसी का असैसिनेशन या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग देते हैं जो यूएस सॉइल में हो, फॉरेन सॉइल में हो। ये जो चार्जेस हैं ये काफी अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी है। तो इंडिया पर इन इनपुट्स को, जो भी इनपुट्स आए हैं, इसको काफी सीरियसली ले रही है। जो इंडाइटमेंट में जो चीजें हैं, क्या यही इनपुट्स हैं जिसके बतौर एक हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है? हम नहीं जानते हैं, पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो कल आया था अरिंदम बागची की तरफ से, उसमें उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी रिलेटेड इनपुट्स मिले हैं यूएस से, जो कि एक ऑर्गेनाइज, एक नेक्सस की बात कर रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम, गन रनिंग और टेररिस्ट और ट्रैफिकिंग के बीच। और इस नेक्सस को से रिलेटेड जो इनपुट्स हैं ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए है। ये इनपुट्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज देखेंगी और एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन हो चुका है, जो कि 18 नवंबर को इस कमेटी का गठन हुआ था। और ये कमेटी जो रिपोर्ट बाद में देगी, उस बिना पर फॉलो अप एक्शन लिया जाएगा। बस ये नहीं बताया कि इस हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी में है कौन और किस तरह का मैंडेट है इस कमेटी का, कोई टाइमलाइन है इस कमेटी के रिपोर्ट का। ये सारी डिटेल्स जो है, आज भी सवाल पूछे गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पर इन सवालों को, क्योंकि ये सिक्योरिटी रिलेटेड और सेंसिटिव मैटर है, इन डिटेल्स पर ज्यादा रोशनी नहीं डाली गई। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के केस के बाद कनाडा भी एक्टिव हो गया। वहां के पीएम ट्रूडो ने कहा भारत को अमेरिका के केस को गंभीरता से लेना चाहिए। फिर अरिंदम बागची ने कहा, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, कनाडा खुद के यहाँ हो रही एंटी इंडिया हिंसा और चरमपंथियों को पनाह देने की गतिविधियों पर रोक लगाए। सवाल उठता है, क्या पन्नू का केस सामने आने के बाद निज्जर का केस भी बदलेगा? इस पर भी एक्सपर्ट्स की राय सुनिए। पन्नून तो खुलेआम कह रहा है कि आपने मेरे खिलाफ साजिश करी है, अब आप खुल के सामने आइए।
और ये जो आपने जिस केस फाइल करने की बात करी है, तो उसे अभी पब्लिक नहीं किया गया, मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंशियल इंडाइटमेंट केस किया है। और वो जिस हिंदुस्तानी की हम बात कर रहे हैं जिसको इन्होंने अरेस्ट भी किया हुआ है, तो वो तो कनाडा, उसमें चेकोस्लोवाकिया और अमेरिका के बीच में रिपैट्रिएशन, उनका एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी है। तो ये तो लंबा चलेगा। तो ये मुझे लगता है कि इसको हमें इस नैरो एंगल से नहीं देखना है। इसे आप ये देखिए कि यूरोप में, वेस्ट में, अमेरिका में बहुत सी ऐसी लॉबीज हैं जो भारत के खिलाफ सिस्टमैटिकली कैंपेन कर रही है। उनका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो भारत की छवि को बिगाड़ने का है और एक मैसेज देने का है कि भारत अमेरिका का रिलायबल पार्टनर नहीं हो सकता। ये उनके इंटरेस्ट में है, क्योंकि अब देखिए बात ये है कि आपको इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। भारत ने अपनी विदेश नीति पे कायम रहे। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में हमने अमेरिका की लाइन को टो नहीं किया। तो वो हम पे भी एक किस्म से इनडायरेक्टली इस तरह के इश्यूज को उठा के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप और हम इक्वल पार्टनरशिप में विश्वास करते हैं। हम अलायंसेस में विश्वास नहीं करते। हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो इसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए कि किसी तरह से भारत पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि आप अमेरिका की लाइन टो करिए ब्लाइंडली, जैसे बाकी उनके अलाइज करते हैं। नेटो अलाइज है, कनाडा है, दूसरे छोटे बड़े कंट्रीज हैं जो अल्टीमेटली उनकी बात मान लेते हैं। कनेडियन जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी रिसेंटली, मेलनी जॉली जो उनकी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम चाहते हैं कि इंडिया ज्वाइंस द प्रोब और इंडिया गिव्स अस क्रेडिबल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग जो असैसिनेशन हुआ था हरदीप निज्जर का वहां पर कैनेडियन सॉइल पर, उस बिना पर। बट जो यूएस, अगर आप ये इंडाइटमेंट डॉक्यूमेंट अगर आप पढ़ें, जो कि मैंने कहा पब्लिक है ये डॉक्यूमेंट, अगर आप पढ़े तो ये जो मामला है, ये कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने जब पहली बार कहा था निज्जर के बारे में अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर कि हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि इंडिया का हाथ है इस असैसिनेशन में, ये उससे पहले की बात है। पर यूएस जिस तरह से इस मैटर से डील कर रहा है इन टर्म्स ऑफ, जब उन्होंने ये इनपुट शेयर करना शुरू किया, लगातार जून से अक्टूबर के बीच उन्होंने ये इनपुट्स इंडियन गवर्नमेंट से शेयर किया, इंडिया ने उस चीज को काफी सीरियसली लिया है। दो तरह के लोग रिस्पॉन्सेस देख रहे हैं। जब कनाडा का स्टेटमेंट आया, जब कनाडा ने उंगली उठाई इंडिया पर, तब हमारा रिस्पॉन्स था कि दिस अब्सर्ड एलिगेशंस, दिस इज रिडिकुलस। कनाडा अपने गिरेबान में झांके देखे, हमारे डिप्लोमेट्स पे वहां पर गुरुद्वारों के बाहर जो है पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, उनके बाउंड्री लगाई जा रही है कि किल डिप्लोमेट पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। पर जब यूएस का इनपुट आया तो उसका एक देखने का नजरिया और हमारा जो रिएक्शन रहा है वो काफी अलग रहा है। हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बिठाई है और हम इन इनपुट्स को सीरियसली लेके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो लोग ये जो टू डिफरेंट अप्रोचेस है वो देख रहा है। क्या ये इसलिए क्योंकि यूएस इज अ मच मोर स्ट्रेटेजिक पार्टनर एज फार एज इंडिया इज कंसर्न? जो संजय वर्मा है, जो इंडियन हाई कमिश्नर टू कनाडा है, रिसेंटली उन्होंने कनेडियन टेलीविजन पर एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इन दोनों डिफरेंट अप्रोचेस को एक्सप्लेन किया है कि क्यों हमारा अप्रोच ऐसा रहा है। कनाडा का उनका कहना है कि जिस तरह से सीधे सीधे जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर खुलेआम एक तरह से एलिगेशंस लगाया इंडिया पर, दैट्स नॉट हाउ डिप्लोमेसी वर्क्स। जिस तरह से यूएस ने क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो भी उनके पास है वो एक क्लैंडस्टाइन तरीके से कॉन्स्टेंटली शेयर करते आए हैं, जून से शेयर करते आए हैं। आपको जाकर अब पता चल रहा है इसके बारे में, क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स ने एक स्टोरी की इसके बारे में जब इस बात का खुलासा हुआ नवंबर के महीने में। पर जून से यूएस ये इनपुट शेयर करता आ रहा है। किसी ने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में कहीं खड़े होकर या जो बाइडेन ने कहीं खड़े होकर पब्लिकली उंगली नहीं उठाई है इंडिया पे। इस वजह से हमारा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट रहा है। हमने यूएस के इनपुट्स को सीरियसली लिया है। और जो दूसरा एस्पेक्ट है कि कनाडा अभी तक, उनका कहना है संजय वर्मा का कि कनाडा अभी तक कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाया है, वो सिर्फ आरोप लगा रहा है। पर किस तरह के इनपुट्स है आपके पास? क्या आपको बताता है कि इंडियन एजेंसीज, इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है हरदीप निज्जर के किलिंग में? जिस तरह के इनपुट्स इंफॉर्मेशन क्या आपके पास है, वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन
शेयर नहीं किया है कनाडा ने, जबकि यूएस ने अपनी तरफ से जो जो इनपुट्स उनके पास आए हैं वो शेयर किए हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस तरह के सतत आरोप भारत की साख को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जब वो एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। कुछ ही दिनों में COP28 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। इससे पहले हमने G20 का बतौर अध्यक्ष सफलतापूर्वक आयोजन किया। सुनते हैं एक्सपर्ट की राय। जहाँ तक भारत और कनाडा का सवाल है तो वो किसी गिनती में आता नहीं है, और वहाँ पे जो जिस तरह से ब्लटेंटली पेट्रोनाइज किया जाता है, उनकी सरकार में जो है एंटी इंडियन लॉबीज हैं, उनके मंत्री जो हैं वो खुलेआम खालिस्तान को प्रोपोगेट करते हैं। फिर हमारा लेवल ऑफ कोऑपरेशन जो कनाडा के साथ है उससे अमेरिका से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो अगर हमारे भारत और अमेरिका के रिश्तों के कैनवस को देखा जाए तो वो इतना बड़ा है कि इस तरह के छोटे मोटे एपिसोड से उसका कोई असर होने वाला नहीं। आपने जिस रिपोर्ट की बात करी है वही रिपोर्ट नहीं, बल्कि आप जो ये सब ट्रिगर कहाँ से हुआ था, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट से हुआ था। तो आप एक गौरतलब है कि फाइनेंशियल टाइम्स जो इस समय जो कनाडा की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, एक जमाने में फाइनेंशियल टाइम्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड थी। वो जर्नलिस्ट है बाय प्रोफेशन और वहाँ काफी सीनियर पोजीशंस पे रही हैं फाइनेंशियल टाइम्स में। तो ये कोई बाई चांस नहीं है कि फाइनेंशियल टाइम ने इस स्टोरी को कैरी किया और फिर वो बाद में कंट्रोवर्सी बना। तो इसके पीछे बहुत लॉबीज हैं जो ये चाहती हैं कि बात उठे और रिश्तों में कड़वाहट आए, और किसी हद तक अमेरिकन भी हम पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई लीवरेज इस्तेमाल करके कि हम भी उनकी लाइन को टो करें। बट अब वो समय नहीं है। भारत अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी से कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं, और रिश्तों पे कोई असर इतना नहीं आने वाला, क्योंकि रिश्तों का कैनवस बहुत बड़ा है, फैलाव इतना ज्यादा है। और अमेरिका को आज भारत की उतनी ही जरूरत है शायद जितनी भारत को अमेरिका की जरूरत है, शायद कम ही होगी हमें जितनी उन्हें हमसे जरूरत है। भारत ने क्लियर कर दिया है कि भारत की पॉलिसी ही नहीं है, ये स्टेट पॉलिसी नहीं है कि अपने एडवर्सरीज को इस तरह से एलिमिनेट करे। ये पॉलिसी अमेरिका की है। अमेरिका पूरी दुनिया जानती है, उसामा बिन लादेन को ढूंढते हुए पाकिस्तान थर्ड कंट्री में जाके उसने उसे अरेस्ट किया और एलिमिनेट किया। और हजारों ऐसे दूसरे किस्से हैं, ऐसे एपिसोड्स हैं जिन्होंने जब इन्होंने अपने एडवर्सरीज को ओपनली जाके एलिमिनेट किया। तो अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि हमने अपने एक एडवर्सरी को जो हमारे देश की अखंडता के खिलाफ साजिशें रच रहा है उसे एलिमिनेट करने की कोशिश भी करी, तो फिर ये किस मुंह से हमें जो आईना दिखा रहे हैं। तो वो एक हिंदी में कहावत है ना, जिनके अपने घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते शिनाय सेठ। तो ये आपको ये उन्हें बताने की जरूरत है। उम्मीद है कि इस पेचीदा अंतर्राष्ट्रीय दिक्कत का हल जल्द निकलेगा और आगे से हमारी खुफिया एजेंसियां और भी सतर्कता से काम करेंगी और देश के दुश्मनों तक उचित न्याय पहुंचता रहेगा। आज खबरों का सिलसिला यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाकी उनका ख्याल तो रखा ही जा रहा है जो देश का ख्याल बिगाड़ने की सोचते हैं। शुभ रात्रि।